नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म एंड इंडिकेशन फॉर यूज ऑफ डायरेटिक्स. सो इन फर्स्ट पार्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द classification and introduction of diuretics. So if you guys not seen, so go to my channel and just see the first part so that you can be easily adapted this topic. So now हम इसमें देखेंगे कि मैकेनिज्म और इसके इंडिकेशन क्या हैं एक्चुअली डायरेटिक्स के. तो आप देख सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा पहला पार्ट तो हमारे चैनल में जाके तो आइए देखते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिज्म की, किसकी? सैलियोटिक्स की. और सैलियोटिक्स में आपको पता ही था कि 3 टाइप थे. थायजाइड्स था, लूप डायरेटिक्स था और ऑस्मोटिक था. तो आइए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ सैलियोटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स एंड ऑस्मोटिक डायरेटिक्स. सैलियोटिक्स में सबसे पहले थायजाइड्स आता है. तो थायजाइड्स में जो है एक्चुअली ये एक मैकेनिज्म है. तो स्टेप बाय स्टेप है, मैंने इसको पॉइंट वाइज लिखा है ताकि आप लोग को समझने में जो है ईजी हो. तो थायजाइड जो है करता क्या है? ये सबसे पहले इसका काम है इनहिबिट करता है सोडियम और क्लोरीन के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, जिससे क्या होता है कि रीअब्जॉर्प्शन है सोडियम और क्लोरीन का वो कम हो जाता है. किस पार्ट पे? डिस्टल ट्यूब्यूल पे. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को समझने में कि ये क्या करता है, सोडियम और क्लोरीन के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जो है बंद कर देता है, जिससे कि सोडियम और क्लोरीन का रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाता है डिस्टल ट्यूब्यूल में. फिर क्या होता है कि इसके बाद इससे होता क्या है कि इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ सोडियम क्लोरीन आयन ऑल्सो, और पोटेशियम आयन का जो सिक्रेशन जो है वो बढ़ जाता है. ठीक है, तो हमें ये देखना है कि जब इनहिबिशन हो जाता है सोडियम और क्लोरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, देन द सोडियम एंड क्लोरीन आयन reabsorption suppressed, and where it is, that is distal tubule, and after that in which एक्सक्रीशन बढ़ जाता है सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम का, और सिक्रीशन किसका होता है? पोटेशियम का. ये याद रखिएगा. उसके बाद फिर जो है इंक्रीज रेट ऑफ यूरिन फ्लो, फिर डिले रीनल एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम. ये होता है जब जो है सिक्रीशन जो है सोडियम और क्लोरीन का ये बढ़ जाता है. ठीक है, उसके बाद इससे क्या होता है कि यूरिन फ्लो जो है, रेट ऑफ यूरिन फ्लो बढ़ जाता है, जिससे कि डिले रीनल एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम आयन. इसमें जो एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम आयन जो है वो डिले हो जाता है. बाकी रिड्यूस यूरिक एसिड सिक्रीशन, यही हमें चाहिए ताकि यूरिक एसिड सिक्रीशन जो है वो कम हो जाए. अगर जैसे कि वो उसमें पैथोलॉजिसिटी में डिपेंड करता है कि कैसे हमें काम करना है. तो इसमें क्या होगा, जब रीनल एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम आयन को जो है जब डिले हो जाएगा तो ये रिड्यूस यूरिक एसिड सिक्रीशन करेगा, जिससे ऑल्सो हैव हाइपोटेंसिव इफेक्ट, और ये हाइपोटेंसिव इफेक्ट देगा. तो ये इसकी मैकेनिज्म है थायजाइड्स की. थायजाइड्स जो है वो सैलियोटिक्स में आता है. सैलियोटिक्स के 3 पार्ट थे, थायजाइड्स, लूप डायरेटिक्स और कार्बोनिक एनहाइड्रेस. ये थे 3 पार्ट थायजाइड्स सैलियोटिक्स के. तो थायजाइड्स के हमने देख लिया. अब आएंगे इसके इंडिकेशन फॉर यूज. हम इसको इस्तेमाल कब कब करेंगे? एडिमा एसोसिएटेड विथ क्रोनिक हार्ट फेलियर, हेपेटिक सिरोसिस एंड रीनल डिजीजेस, देन आर्टेरियल हाइपरटेंशन, देन ग्लूकोमा, देन हाइपर कैलकुरिया, देन डायबिटीज इंसिपिडस. ये है इंडिकेशन फॉर यूज थायजाइड्स के लिए. फिर हम आते हैं लूप डायरेटिक्स में. इसकी मैकेनिज्म क्या है? ये क्या करेगा कि ये इनहिबिट करेगा सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन आयंस के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, जिससे कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोरीन जो है ये कम हो जाएगा. मोस्टली ये होता कहाँ पे? थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप. थायजाइड्स कहाँ होता था? ये अर्ली पार्ट ऑफ डिस्टल ट्यूब्यूल में होता था. ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप में. उससे क्या होगा कि एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम और क्लोरीन आयन जो है ये बढ़ जाएगा अलोंग विथ पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम से, कैल्शियम के साथ. उसके बाद क्या होगा कि इंक्रीज ऑफ रीनल ब्लड फ्लो जो है बढ़ जाएगा, जिससे कि यूरिन फ्लो बढ़ जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा यूरिक एसिड सिक्रेशन, और ये भी हाइपोटेंसिव इफेक्ट देता है. तो जो भी हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जितने भी डायरेटिक्स का, इनका मेन काम है यूरिन फ्लो को बढ़ा देना. तभी इससे क्या होगा, जो हार्मफुल जो सब्सटेंस होंगे, जो केमिकल्स होंगे वो निकलेंगे, वो यूरिन फ्लो के थ्रू ही निकलेंगे. इसलिए सारे जो जितने भी डायबिटीज़ के मेडिसिन हैं वो
यूरिन फ्लो को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे बात है थोड़ा सा नोट करने वाली कि जो तोरासेमाइड जो है, तोरासेमाइड और फ्लोरासेमाइड, ये लूप डायोटिक्स के मेडिसिन के नाम है। ये क्या करते हैं, ये तोरासेमाइड जो है हैज़ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कंपेयर्ड विथ फ्लोरासेमाइड। तोरासेमाइड का जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ये ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है, तो इसीलिए तोरासेमाइड को प्रेफर ज़्यादा किया जाएगा। तो बाकी अब इसके देखते हैं लूप डायोटिक्स का इंडिकेशन फॉर यूज़ क्या है। इडिमा एसोसिएटेड विथ क्रोनिक हार्ट फेलियर, हेपेटिक सिरोसिस एंड रीनल फेलियर, रीनल डिजीज़, ठीक है। आर्टेरियल हाइपरटेंशन सेम, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, उसके बाद पल्मोनरी एडिमा, ब्रेन एडिमा, हाइपर कैल्केमिया, और फॉर फोर्स डायलिसिस इन एक्यूट पॉइजनिंग बाय केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। जब केमिकल सब्सटेंस के द्वारा जो है डायलिसिस बढ़ जाए, एक्यूट पॉइजनिंग को वो जन्म दे देता है, तो इसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिकेशन ऑफ फॉर यूज़। अब आगे चलते हैं दोस्तों इनहिबिशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस के बारे में, जो कि सेरोटिक्स का पार्ट है, तीसरा पार्ट। ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। नाम से ही पता चल रहा है कि इनहिबिटर है तो इनहिबिट करेगा ही। तो इनहिबिट कार्बोनिक एनहाइड्रेस को ये इनहिबिट करता है कहाँ पे, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, जिससे कि क्या होता है, सप्रेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड बाइकार्बोनेट आयंस वहाँ पे। उसके बाद क्या होगा कि यूरिनरी, जो यूरिन में सोडियम और बाइकार्बोनेट जो है आयन, वो उनका बढ़ जाएगा कंसंट्रेशन, एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। ऑल्सो पोटेशियम, मतलब जब ये इनहिबिट कर देगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस को, तो उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन जो है सोडियम और बाइकार्बोनेट का ये कम हो जाएगा, जिससे कि सोडियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन और पोटेशियम आयन का यूरिनरी डिस्पोजल बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फिर ये एक्सक्रीट ही होंगे, फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस करेगा, फिर स्लाइटली इंक्रीज रेट ऑफ यूरिन फ्लो, सेम है। इंडिकेशन फॉर यूज़ क्या है, ग्लोकोमा, एपिलेप्सी और फॉर करेक्टिंग मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, स्पेशली एंड एल्कलोसिस कॉज्ड बाय डायबिटिक्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स के बारे में। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स के बाद में सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट होता है, एल्डोस्टेरॉन के अपोजिट काम करता है। तो ये क्या करेगा, ब्लॉक्स इंटरसेल्यूलर एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर, जिससे कि क्या होगा कि रीअब्जॉर्प्शन जो है कम हो जाएगा, किसका, सोडियम और क्लोरीन का, और एक्सक्रीशन किसका बढ़ जाएगा, सोडियम ही क्लोरीन का ही बढ़ेगा, क्योंकि जब रीअब्जॉर्प्शन कम हो रहा है इन दोनों का, तो इन्हीं का एक्सक्रीशन भी बढ़ेगा, और रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर का भी, ठीक है, वाटर का भी एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। देन स्लाइटली इंक्रीज ऑफ यूरिन फ्लो, सेम है। फिर डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन, इंक्रीज सीरम पोटेशियम कंसंट्रेशन, और ऑल्सो स्पेयर मैग्नीशियम, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीज करेगा सिक्रेशन ऑफ पोटेशियम का, और फिर जिससे क्या होगा कि जो सीरम कंसंट्रेशन है जो पोटेशियम का, वो इंक्रीज करेगा, और मैग्नीशियम को भी ये बाहर निकालता है। इंडिकेशन फॉर यूज़ क्या है, एडिमा रिजल्टेड फ्रॉम एल्डोस्टेरॉन ओवर प्रोडक्शन, जो एल्डोस्टेरॉन के ओवर प्रोडक्शन के लिए जो एडिमा होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, रिफ्रैक्टरी एडिमा एसोसिएटेड विथ सेकेंडरी एल्डोस्टेरोनिज्म, कार्डियक फेलियर और सीवियर एसाइटिस। देन यूजली एडमिनिस्ट्रेट टुगेदर विथ अदर डायबिटिक्स, स्पेशली दोज कॉज हाइपोकैल्सीमिया। ये इसका इस्तेमाल हम टुगेदर कर सकते हैं डायबिटिक्स उनके साथ जो हाइपोकैल्सीमिया के साथ इस्तेमाल जो होता है, जो उसके लिए इस्तेमाल होता है हाइपोकैल्सीमिया के साथ, उसके लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं। देन आगे हम आते हैं ऑस्मोटिक डायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसका मैकेनिज्म क्या है। ऑस्मोटिक डायोटिक्स जो है, इसका एग्जांपल मैनिटोल एंड आइसोसोर्बाइड है। मैनिटोल और आइसोसोर्बाइड ये है इसके मेडिसिन के नाम, ऑस्मोटिक डायोटिक्स, ठीक है। तो इनका मैकेनिज्म क्या है कि व्हेन ऑस्मोटिक डायोटिक्स रीच रीनल ट्यूब्यूल, जब ऑस्मोटिक डायोटिक्स जो है जब रीनल ट्यूब्यूल्स में बढ़ चला जाता है ल्यूमेन में, कॉज राइज ऑफ ऑस्मोटिक डायोटिक्स मोस्टली, ऑस्मोटिक प्रेशर मोस्टली इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ऑफ हेनलीज लूप, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और डक्ट्स। यहाँ पे बढ़ा देता है ऑस्मोटिक प्रेशर को जब ये ऑस्मोटिक डायोटिक्स रीनल ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में चला जाता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज कंसिडरेबली डिमिनिश, जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगा, और बढ़ क्या जाएगा, यूरिन फ्लो, सेम जो मैंने कहा था आपको डायोटिक्स में जो होता है यूरिन फ्लो बढ़ जाता है, वही है। बाकी इंडिकेशन फॉर यूज़ क्या है,
फॉर सेरेब्रल एडिमा, एक्यूट केमिकल पॉइजनिंग। ठीक है, अगर ये चीज़ होगा तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। बाकी साइड इफेक्ट डायोटिक्स क्या है, हर चीज़ों की साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इसका क्या क्या है हम देखते हैं। ये इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर अगर होगा तो उसमें क्या क्या होंगे, उसमें होगा हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैलीमिया। अगर वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा तो उसमें हाइपर यूरिकेमिया, हाइपर ग्लाइसीमिया और डिसलिपिडीमिया। बाकी मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, आर्टेरियल हाइपोटेंशन हो सकता है, गायनेकोमेस्टिया, हिरोसिटिज्म, डीपनिंग ऑफ वॉइस, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो सकती है। इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जानते हैं। बाकी नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ऑटोटॉक्सिसिटी जिसमें डिक्रीज सुनने की शक्ति कम हो जाती है, और इनहेलेशंस होते हैं। तो ये सारे हैं हमारे पार्ट 2 में मैकेनिज्म और इंडिकेशन ऑफ यूज़ डायोटिक्स ड्रग्स के बारे में। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह की वीडियो जो है आती रहेगी ताकि आपको मिलता है। नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो है ख़त्म होता है ये पार्ट। ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है, फार्मा में, अगर आप नर्सिंग में देख ले, या फिर ये तो अभी MBBS का पार्ट है ये। तो MBBS के हमने छोटे से पार्ट को यहाँ पे लिया था, डायोटिक्स ड्रग्स में हमने इसको कवर किया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो थोड़ा सपोर्ट करिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। अगर कहीं भी दिक्कत होती है या कोई चीज़ ऐसा है जो अच्छे से समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या जो पार्ट आपको चाहिए आप उसके बारे में भी डिमांड कर सकते हैं। हम अगले टॉपिक में पैथ फिजियोलॉजी का एक टॉपिक उठाएंगे। तो गाइस, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय।